नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। कल यानी 23 जून 2020 को UPPCS 2018 का मेन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें हमारे संस्था से पढ़े हुए 50 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं और हमारे पास कल शाम 23 जून 2020 से आज इतने घंटों में बहुत सारे हमारे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने इस UPPCS मेन एग्जामिनेशन 2018 को क्वालिफाई किया है और अब वो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, वो हमसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि वो मॉक इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा, देखा, जाना और YouTube पर भी इसको विज़िट किया है कि हमारे यहाँ IAS PCS के लिए प्रीलिम्स मेन के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही होलिस्टिक और इफ़ेक्टिव गाइडेंस दिया जाता है, जिसके लिए हम मॉक इंटरव्यू सेशन करते हैं और एक्सपर्ट्स की उसके पहले बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जिसमें UP स्पेशल, इकोनॉमिक इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, करंट अफेयर्स, PCS और IAS से जुड़े जो भी आपके इंटरव्यू हैं उनमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उनका तरीका क्या होता है, कैसे हम अपने पैनलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स का मॉक इंटरव्यू के लिए बोर्ड बनाते हैं। तो हम लोग बहुत जल्द आप सबके लिए UPPCS मेन एग्जामिनेशन 2018 के मॉक इंटरव्यू का सेशन भी शुरू करने वाले हैं, जो 1 जुलाई से आपके मॉक इंटरव्यू की क्लासेस और 15 जुलाई के बाद एक्चुअल मॉक इंटरव्यू का सेशन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन आर ओपन। एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। आप इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर या ऑफिस में आकर कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए कांटेक्ट नंबर और डिटेल स्लाइड में दिया गया है। इसके पहले एक और वीडियो है जो मैंने पिछले मॉक इंटरव्यू के सेशन के पहले जो हमारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जा रहे थे, उनका मॉक इंटरव्यू शुरू करने के पहले जो क्लासेस किए थे, वो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास इनॉग्रल लेक्चर था। उसका वीडियो भी इसी के साथ हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया, एक बैकग्राउंड पता चल जाए, एक जानकारी हो जाए कि कैसे आपको एक्चुअल इंटरव्यू फेस करना है और मॉक इंटरव्यू में हम कैसे उसकी तैयारी कराएंगे। तो हमारा एक पिछला वीडियो इसी के साथ आप अटैच करके देखें। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी अपना परिचय आपको दे दूं संक्षेप में। मैं इस संस्थान का डायरेक्टर हूं और 1998 से मैं सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देता रहा हूं। आई हैव बीन मेंटरिंग सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स फॉर अबाउट 20 ईयर्स नाउ। 20 साल हो गए मुझे, और इन 20 सालों में मेरे अपने पढ़ाए हुए 1200 से ज़्यादा PCS ऑफिसर हैं और 600 के आसपास IAS ऑफिसर्स हैं। तो UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, समझा और जाना है। इसलिए जब आज आप PCS के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ इंटरव्यू? ये जो साक्षात्कार है, दरअसल आपका ये व्यक्तित्व परीक्षण है। ये कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं, इट इज़ नॉट अ क्विज। इसमें कोई क्वेश्चनेयर जिसके सवाल जवाब आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको याद हैं, आपने बता दिए, आपने गलत बताए, आपने सही बताए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब तक के जितने भी इंटरव्यूज आपने दिए होंगे, और अगर सिविल सर्विसेज का आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनमें बहुत फर्क होता है। सिविल सेवा का जो इंटरव्यू होता है, जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है,
उसमें यह देखा जाता है कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कितनी है, क्या आप कठिन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय ले पाने में सक्षम हैं या नहीं, क्या आपको अपने साथ सभी लोगों को लेकर चलने की एक टीम स्पिरिट, एक टीम भावना है कि नहीं। यानी कि अगर आपसे 10 सवाल पूछे जाएं लगातार और आपने गलत बता दिए तो भी कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने एक भी सवाल में ऐसा कुछ जाहिर कर दिया कि आपके अंदर जो लीडरशिप एबिलिटी होती है, जो एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, जो एक OLQ कहलाता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, वो नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि आप बताएं भाई ये क्यूरियोसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने कहा सर आई एम सॉरी। अरे मैंने कहा आप नहीं जानते क्यूरियोसिटी, मार्स पाथफाइंडर के साथ अमेरिका ने एक स्पेस मिशन भेजा था। आपने कहा आई एम सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि अभी निकी हेली को प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी जगह दी गई। आपने कहा सॉरी सर। हमने कहा अच्छा ये बताइए ये जो डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनने वाला है उसका एरिया क्या से कहां तक होगा। आपने कहा सॉरी सर। अब आपने तो लगातार 3 सवाल गलत बता दिए, अब आप प्रेशर में आ गए, अब आपके ऊपर दबाव बन गया। लेकिन ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये तथ्य आधारित थे, सूचना परत पर। इसमें आपके दिमाग लगाने की, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके विश्लेषण करने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण नहीं हो रहा था। ये आपकी स्मरण शक्ति है। तो किसी की स्मरण शक्ति कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आपने कभी ये पढ़ा ही ना रहा हो जो सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। इसलिए सिविल सेवा के साक्षात्कार में अगर कोई तथ्यपरक या सूचना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पाते तो वो बहुत नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि अगर आप लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आपको पता चलता है कि पुराने लखनऊ में दंगा हो गया और आप अचानक दल बल के साथ वहां पहुंचे तो आपके एक SDM को भीड़ ने घेर कर बंधक बना रखा है, अब आप क्या करेंगे। अब इसमें आपको लॉजिक, रीजन, लॉ, सोचने समझने की क्षमता कि सामने की भीड़ है, आपका SDM जो आपका मातहत अधिकारी है उसे भीड़ ने बंधक बना रखा है, तो आप ऐसा बल प्रयोग भी नहीं कर सकते कि उसकी जान पर बनाए। भीड़ उन्मादी होती है, मॉब डजंट हैव माइंड, इट हैज ओनली द मेंटालिटी, जिसको हम मॉब मेंटालिटी कहते हैं। क्राउड कंट्रोल करना है, भीड़ का नियंत्रण एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। यहां पर आपका उत्तर कैसा है ये आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय कर देगा। इसलिए आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से समझनी होंगी कि आप अब तक अपने करियर में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आप थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, आप बिलो एवरेज रहे हैं, आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, इसका बहुत असर इंटरव्यू पे नहीं पड़ता है। यानी कि यह संभव है कि आप थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, आप थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। और यह संभव है कि आप पढ़ाई लिखाई में औसत रहे हो, आपका स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में प्रदर्शन जो शैक्षणिक स्तर का होना चाहिए था वो शायद बहुत अच्छा न रहा हो, लेकिन बाद में आपने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, तपस्या किया और आज आप इस स्तर तक पहुंच गए कि साक्षात्कार बोर्ड के सामने आप हैं और यहां पर आपने अपनी नेतृत्व क्षमता, सूझबूझ, कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, इसका अगर अद्भुत प्रदर्शन किया तो आपको सफलता मिलना तय है। मिसाल के तौर पर हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो हमारा इंटरव्यू होता है PCS और IAS में, इसको हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। यानी इंटरव्यू के 2 पोर्शन होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, यानी स्थिर और गत्यात्मक। स्टैटिक पोर्शन वो है जो कि हर व्यक्ति का जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहा है वो अलग अलग होगा और वो उसके लिए जो है वो है। यानी कि अगर मैंने इनसे पूछा आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, आपने इंटर का बोर्ड कौन सा था, सब्जेक्ट कौन से रखे थे, आपने इंजीनियरिंग किस साल किया, आप अब तक क्या करते रहे, ये बदलने वाला नहीं है। यानी कि बोर्ड का कोई दूसरा मेंबर कभी पूछ देगा या पहले इसमें इन्होंने कहा कि सर हमने तो हाई स्कूल GIC लखनऊ से किया, अगली बार हम बता देंगे नहीं हमने तो सेंट फ्रांसिस से किया था, तो थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा। ये तो चेंज नहीं हो सकता। यानी ऐसी सूचनाएं जो सिर्फ आपसे जुड़ी हैं और जो स्थिर हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, वो स्टैटिक है। तो वो पोर्शन हर कैंडिडेट का अलग अलग हमें तैयार करना होगा, क्योंकि किसी ने
आर्ट साइड, किसी ने साइंस साइड, किसी ने ह्यूमैनिटीज, किसी ने कॉमर्स, किसी ने लॉ, यानी अलग अलग आप शैक्षणिक पृष्ठभूमि के हैं। दूसरा, अलग अलग आप पेशे या व्यवसाय से भी जुड़े होंगे। कुछ लोग सर्विस कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ लोग टीचर होंगे, कुछ लोग लॉयर होंगे। तो सबका अलग अलग प्रोफेशन भी है, व्यवसाय भी है। सबकी शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। कोई गांव से संबंध रहता है, कोई शहर से रखता है, कोई कस्बे से आता है, कोई मध्यम परिवार का है, कोई इस तरीके से। ये जो प्रश्न है ये हमको अलग अलग तैयार करने होंगे। और इसके लिए जो आप अपना फॉर्म भरते हैं उसमें जो आपसे जानकारी मांगी जाती है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी वर्तमान में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, प्रोफेशन वगैरह, तो उस आधार पर फिर जो हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो पर्सनल डेटाबेस पर हम आपका अलग से क्वेश्चनर तैयार करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई आपने तो मेडिकल या इंजीनियरिंग किया है, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? या फिर सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपने मेडिकल और इंजीनियरिंग जब पहले किया था तो उसी में आपने करियर क्यों नहीं आगे बढ़ाया? या फिर आप तो साइंस साइड के बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं लेकिन आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क और डिफेंस रखा है, ये क्यों? आपने अपना सब्जेक्ट क्यों नहीं रखा? तो अब आपको इसके जो उत्तर देने हैं वो बहुत ही लॉजिकल होने चाहिए, युक्तियुक्त होने चाहिए, तर्कसम्मत होने चाहिए। यानी इंटरव्यू में जो पीसीएस और आईएएस का होता है, इस तरीके के सवाल जवाब में कोई आंसर गलत नहीं होता। हर आंसर आपका जो होता है, जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये अपने अपने आप रीजन, इंटेलेक्ट से देते हैं, लेकिन क्या वो उत्तर बोर्ड में जो सदस्य बैठे हैं वह उससे सहमत है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी है जो हमारे विधि, संविधान, न्यायालय या वर्तमान मौजूदा सरकार के विरोध में हो, क्योंकि आप सरकार के नौकरशाही का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपका काम सरकार में रह करके उन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ही है। तो कार्यपालिका के अधिकारी के रूप में आप सरकार की अवज्ञा नहीं कर सकते। आप उससे सहमत हो या आप उससे सहमत ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आयोग क्रांतिकारियों के परीक्षा के लिए नहीं बैठा है भर्ती करने के लिए कि भाई ये भगत सिंह आ गए, चंद्रशेखर आजाद आ गए, कन्हैया कुमार भी आ गए, अरे 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 अब तक कहां थे? ठीक है कि नहीं? यानी कि उनको यस मैन चाहिए, उनको कार्यपालिका, सरकार में कार्यपालिका जो है ये सरकार की भुजा है, इट इज द आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और ये भुजा सरकार के यानी मस्तिष्क जो आदेश देता है, भुजाएं उसे क्रियान्वित करती हैं। सो आर्म्स फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ द ब्रेन दैट इज गिवन एंड डायरेक्टिव इशूड टू देम। तो आपको उस रूप में कार्य करना होगा। इसके लिए हमने किया क्या है, आज जब आप आए हैं तो हम लोगों ने कुछ बातचीत शुरू की है, जिसमें कि आपका जो टाइम होगा वो कल से शाम को 5 से 8 होगा। और चूंकि 10 दिसंबर आपके एग्जाम के इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, तो ज्यादातर अगर किसी का 10 दिसंबर को इंटरव्यू होगा तो 9 दिसंबर को आप लोग इलाहाबाद वगैरह के लिए जा चुके होंगे। तो इसलिए 7 दिसंबर और 8 दिसंबर ये 2 दिन आपके मॉक इंटरव्यू सेशन होंगे। और आज से 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक आपकी मॉक इंटरव्यू से जुड़ी हुई क्लासेस, क्लासरूम सेशन होगा। ये जो 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का क्लासरूम सेशन है, इसमें आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, यहां की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, भूगोल, समस्याएं, चुनौतियां, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़े पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर कुछ अभिनूतन विषय हैं जो इनको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। फिर एक दिन यानी कि 6 दिसंबर या 5 दिसंबर, इन 2 में से किसी एक दिन हम आपको एक्स्ट्रा टाइम पर बुलाएंगे, जिसमें आपका जो अलग अलग ऑप्शनल पेपर है,
सिर्फ ऑप्शनल पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाएंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाएंगे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका अगर किसी का ऑप्शनल है तो मेरे साथ आप बैठेंगे। इस तरह से सोशल वर्क, डिफेंस, जिसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट्स आपको बैठ करके बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। 6 दिसंबर तक क्लासेस होंगी। 7 और 8 ये 2 दिन आपके मॉक इंटरव्यू होंगे। जो मॉक इंटरव्यू होगा उसका समय सुबह 10 से शाम 5 के बीच होगा, जिसमें आप उसी तरीके से तैयार होकर के आएंगे जैसा कि आप वास्तव में आयोग की परीक्षा में आयोग के सामने जाते, यानी कि आप एक फुल फॉर्मल ड्रेस में होंगे। औपचारिक रूप से जो परिधान आपको पहनना है वो वेशभूषा में आप आएंगे। जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि कमीशन में होना है। और वो लोग जो आपका इंटरव्यू मॉक लेने के लिए यहाँ पर बोर्ड के मेंबर हैं वो बहुत ही अनुभवी वरिष्ठतम लोग हैं जिनके पास सिविल सर्विसेज का एक लंबा और व्यापक अनुभव है। जैसे कि श्री राजकुमार तिवारी साहब, आर के तिवारी साहब यूपी काडर के सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं। लखनऊ में वो एक समय SSP थे, फिर DIG भी रहे, IG लखनऊ जोन भी रहे, उसके बाद DG पुलिस उत्तर प्रदेश होकर के जब वह सेवानिवृत्त हो रहे थे उसी समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो पहले मेंबर हुए और बाद में कमीशन के चेयरमैन वहाँ से रिटायर हुए। तो वो लेंगे आपके इंटरव्यू बोर्ड के, वो अध्यक्ष होंगे। दूसरे श्री SL पांडे, शंकर लाल पांडे वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, वो एक सदस्य होंगे। प्रोफेसर MA उस्मानी जो डायरेक्टर ICC MRT हैं रहे हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। का पैनल होगा तो आपको उस दिन बिल्कुल उसी तरीके से आना है जैसे कि आप अपने फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आयोग के सामने जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपने अपने इंटरव्यू सेशन में क्या बेहतर किया, क्या आप में कमियां थी, क्या आपको सुधार करना है, कहाँ आपको बेहतर करना है, यानी कि एक फीडबैक भी आपको दिया जाएगा ताकि आप जो गलतियां इंटरव्यू के दौरान इस मॉक सेशन में कर गए हैं उसको वहां पर ना दोहराएं। इज दैट वेरी क्लियर? कोई शक, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे इंटरव्यू को अप्रोच करेंगे, इंटरव्यू को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम समझेंगे। तो उसमें कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहली बार हुआ जब उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। जैसे कि सरकार ने एक नई योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा गलियारा बनाए जाने की घोषणा की है। तो रक्षा गलियारा यदि बनता है डिफेंस कॉरिडोर तो मेक इन इंडिया से उसको आप कैसे जोड़ेंगे। इस तरह से इसी वर्ष नई खनन नीति जारी हुई है, पर्यटन नीति जारी हुई है और भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति जारी की है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उस हेल्थ पॉलिसी के तहत आयुष्मान योजना शुरू की गई है। इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सरकार ने घोषणा की है। तो वो कहाँ से गुजरेगा, किन किन जनपदों को वह जोड़ेगा। कई बड़ी विराट महत्वाकांक्षी अधोसंरचना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जैसे सेतु समुद्रम है, जैसे भारत माला है, जैसे राम सेतु है। ये सारी परियोजनाओं के विषय में आपको जानना समझना होगा, उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं पिछले वर्षों में, प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के वर्तमान में जो भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला, मुद्रा, बहुत सारी हैं। ये आपको उनके सैलिएंट फीचर्स, मुख्य बातें पता होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अच्छे या बुरे कारणों से चर्चा में रहे, जैसे कि आपको याद होगा पिछले वर्ष जस्टिस दीपक मिश्रा के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम 4 न्यायाधीशों ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और उस पर बड़ा विवाद हुआ। उसमें न्यायिक शुचिता और न्यायिक नैतिकता जैसे विषय पर भी लोगों में बहस हुई कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अपने ही
प्रधान न्यायाधीश के विरुद्ध इस प्रकार खुलेआम प्रेस वार्ता करके कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना चाहिए था? आपसे पूछा जा सकता है। आप न्यायाधीशों के उस आचरण को किस रूप में देखते हैं? फिर उस विवाद पर एक जनहित याचिका भी दायर हुई, जिस पर अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और यह कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब सवाल यह है, व्हाट इज मास्टर ऑफ द रोस्टर? तो फिर पूछा जाएगा, भाई आप प्रधान न्यायाधीश के कार्यदायित्वों के विषय में क्या जानते हैं? और जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? इस तरीके से गत निकट अतीत में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। ट्रिपल तलाक से शुरू होकर के धारा 377, जिसमें समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था, उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह से व्यभिचार, एडल्टरी को भी अपराध की श्रेणी के बाहर कर दिया गया। सबरीमाला अयप्पा टेम्पल का विवाद चल रहा है, जो कि अब यह एक जेंडर इश्यू बन चुका है। यह स्त्री बनाम पुरुष का विमर्श है। इट इज अ डिबेट सेंटर्ड अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या साहब स्त्रियों को गर्भगृह में, सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? परंपराएं इसको रोकती हैं, क्यों? आधुनिकता कहती है कि नहीं, होना चाहिए, क्यों? फिर इधर एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव था मीडिया में, पोस्ट ट्रूथ, उत्तर सत्य। तो ये पोस्ट ट्रूथ क्या होता है? पोस्ट ट्रूथ किसे कहते हैं? उत्तर सत्य क्या है? और ये पोस्ट ट्रूथ आज किस कल्पना के द्वारा सामने आ रहा है, और ये विफल है या सफल है? इस तरीके से कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। फिर अयोध्या, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये कुछ नामों में बदलाव हुए। इस पर सवाल पूछा जा सकता है, आप कहां तक इसको सही देखते हैं? क्योंकि नाम सिर्फ उद्बोधन मात्र नहीं होता है, नाम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी दर्शाने वाला एक प्रतीक होता है। यानी कि हम जिस जगह पर हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी अब तक की वैचारिक पृष्ठभूमि रही है, हमारा नाम उसको भी प्रतिबिंबित करता है। तो क्या ये नाम में बदलाव उचित है, नहीं है? इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं जो पूछे जाएंगे। जो आपको बेहद ज़रूरी समझनी है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं वो तो हैं ही। जब आप इंटरव्यू देने इलाहाबाद जा रहे हैं, 24 जनवरी तक आपका ये साक्षात्कार कार्यक्रम है, तब तक कुंभ मेला शुरू हो चुका होगा। तो कुंभ का महत्व क्या है, कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? आप जिस दिन जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उस दिन या उसके आसपास आगे पीछे महत्वपूर्ण स्नान पर्व पड़ेंगे। महाशिवरात्रि पड़ेगी, कोई और पर्व पड़ेगा जिस पर महत्वपूर्ण स्नान होता है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं। शाही स्नान होता है। प्रयाग किसे कहते हैं? प्रयाग का अर्थ क्या होता है? कितने प्रयाग हैं भारत में? इलाहाबाद में ही प्रयागराज ये क्यों कहलाता है? तो इलाहाबाद से जुड़ी हुई, कुंभ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मालूम होनी चाहिए। पिछला जो कुंभ हुआ था, आपको याद होगा, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, कुछ लोग मारे गए थे। तो क्राउड मैनेजमेंट हमेशा से भारत में एक समस्या रहा है। इस तरीके की खबरें आए दिन हम लोग अखबारों में, टीवी वगैरह में देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई, इतने मारे गए, बस जा रही थी पलट गई। इस तरीके की खबरें आती हैं। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में क्या होना चाहिए? तो जिस जगह पर आप जन्म लिए हैं, जहां आपने पढ़ाई लिखाई की है, जिन विद्यालय महाविद्यालयों में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उन जगहों का, उन स्थानों का, उस विद्यालय महाविद्यालय का आपको संक्षेप में इतिहास, वर्तमान, अतीत, उपलब्धियां, ये सब पता होना चाहिए। उसका नाम अगर किसी के नाम पर रखा गया है तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। इज दैट वेरी क्लियर टू यू?
उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक महत्व। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, अर्थात दैट इज जनपदों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, गांव, तहसील, पंचायतें, नगर पालिका एवं नगर निगम। उत्तर प्रदेश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक एंड रूरल एग्रेरियन बैकग्राउंड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारण, रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य की अन्य समस्याएं एवं चुनौतियां, अदर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि बाढ़, सूखा, फ्लड, फेमिन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि एटसेट्रा। प्रशासनिक पद सोपानिक क्रम, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ग्राम सचिव से मुख्य सचिव, फ्रॉम विलेज सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थापना दिवस, फर्स्ट फाउंडेशन डे। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द स्टेट। भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव, संभावित गठजोड़, परिणाम और प्रभाव। The ongoing elections of the state assembly, their impact, coalition and political reasons, political and coalition reasons। कुंभ, महात्म्य, संस्कृति और इतिहास। कुंभ, महात्म्य, संस्कृति और इतिहास। इयोलॉजी, कल्चर एंड हिस्ट्री। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अभिनूतन मामले, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निकट अतीत में घोषित निर्णय। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द रीसेंट पास्ट। सीबीआई विवाद एवं स्वायत्तता, सीबीआई कंट्रोवर्सी एंड द इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी। सीबीआई कंट्रोवर्सी एंड द इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी। बैंकों का बढ़ता एनपीए और ऋण संकट, the increasing NPA crisis of the bank। आरबीआई बनाम सरकार विवाद, आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट डिबेट। लोकसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। मीडिया की स्वतंत्रता एवं व्यावसायिकता का दबाव, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया एंड द प्रेशर ऑफ कमर्शलाइजेशन। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और दुष्परिणाम, इंक्रीजिंग इम्पैक्ट एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। बजट 2017-18 यूपी एवं भारत सरकार। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये विषय जो इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। Those subjects which you have studied at the
इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, स्वयं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योरसेल्फ, जैसे कि सच एज नाम का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, जन्म स्थान, गृह जनपद एवं जहां पर निवास अथवा कार्य किया उसके विषय में जानकारी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट and those places where you studied or worked, विषय में यदि कोई परिवर्तन किया है, if there is any change in the subject, जैसे कि कला से विज्ञान, विज्ञान से कला, वाणिज्य इत्यादि, from science to arts or to commerce, जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी, related to present job और प्रोफेशन, विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि संकट, किसान कर्जा माफी से जुड़ी समस्याएं, टू एग्रेरियन क्राइसिस, पिंग ऑफ द फार्मर्स लोन, नेक्स्ट जातिगत या सामुदायिक आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, जैसे कि अभी मराठों को महाराष्ट्र सरकार ने दिया, गुर्जर राजस्थान में मांग कर रहे हैं, जाट हरियाणा में हिंसक आंदोलन कर चुके हैं, ये आप देखते सुनते पढ़ते रहते हैं। इसका औचित्य क्योंकि हर बार जब ऐसा किया गया है तो उसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है, तो फिर भी ये बार बार क्यों होता है? साक्षात्कार है, उस दिन का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें, उस दिन के विषय के बारे में अवश्य जानें। वो कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में तो नहीं मनाया जाता, उस दिन कोई महापुरुष पैदा हुए हों। So keep reading the newspaper, especially that day where and when your interview is scheduled. Significance of that date, headlines of that day. मतलब अगर आपसे जाते ही इंटरव्यू में ये पूछा गया, अच्छा बैठिए आइए, अरे ये बताइए आज अखबार की सुर्खियां क्या रही? आप कहते सर हमको तो टाइम ही नहीं मिला, सर हम तो पढ़े ही नहीं, तो ये अच्छा असर नहीं डालेगा, ठीक है ना। अब ये वो तमाम विषय हैं जो सूची अंतहीन है, क्योंकि साक्षात्कार की दरअसल कोई तैयारी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो जिस दिन आप जन्म लेते हैं, जब से आप होश संभालते हैं, जो आपका सामाजिक व्यवहार होता है, जो आपकी साथ संगत पढ़ाई लिखाई होती है, वह सभी कुछ आपके व्यक्तित्व में धीरे 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 आत्मसात होता चला जाता है। कब कौन सा पहलू आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है, आपको यूं तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब उस पर सवाल जवाब होते हैं, जब आपसे कोई विषय पूछा जाता है उससे जुड़ा, तो फिर आपके व्यक्तित्व का वह पक्ष सामने आता है। यानी कि सही मायनों में कोई इन 1 हफ्ते 10 दिन में हम आपका व्यक्तित्व बदल नहीं देंगे, हम आपकी सोच, आपकी विचारधारा में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं ले आ देंगे, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि आपके व्यक्तित्व की दिशा और दशा को एक सार्थक गति दें और उस तरफ मोड़ दें, जिससे कि आपको साक्षात्कार में सफलता पाने में अधिकाधिक संभावनाएं बेहतर होती चली जाएं।
हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम आपको उस विषय और उन सामग्रियों को उपलब्ध करा दें जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, आपका हाव भाव, आपका विचार विमर्श कैसा होना चाहिए, आपकी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, आपका स्वयं का प्रदर्शन कैसा होना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे प्रयास हैं जो आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? कुछ भी जो आप पूछना चाहें। साल का आप करंट अफेयर्स ज़रूर पलट लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, कोई भी एक मैगजीन, उसको जस्ट फ्लिप थ्रू। इज दैट वेरी क्लियर?